इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 में हुई और 1874 में बंद हो गई। इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। शुरुआत में ईस्ट इंडीज, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और बाद में पूर्व एशिया के साथ कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया और हांगकांग के उपनिवेशित हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अपने चरम पर कंपनी विभिन्न मापों से दुनिया की सबसे बड़ी निगम थी। EIC के पास कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी सेनाओं के रूप में अपनी सशस्त्र सेनाएं थी जिनकी कुल संख्या लगभग 2,60,000 सैनिक थी, जो उस समय ब्रिटिश सेना के आकार से दोगुनी थी। कंपनी के संचालन ने व्यापार के वैश्विक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाला। रोमन काल से देखी जाने वाली पश्चिमी सराफा की पूर्व की और निकासी की प्रवृत्ति को लगभग अकेले ही उलट दिया। मूल रूप से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के रूप में चार्टेड कंपनी 1700 के दशक के मध्य और 1800 के दशक की शुरुआत में दुनिया में आधे व्यापार के लिए जिम्मेदार हो गई। विशेष रूप से कपास, रेशम, नील रंग, चीनी, नमक, मसाले, सोडा, चाय और अफीम सहित बुनियादी वस्तुओं में कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत में शासन किया। कंपनी अंततः भारत के बड़े क्षेत्रों पर शासन करने लगी, सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और प्रशासनिक कार्यों को संभाला। भारत में कंपनी का शासन प्रभावी रूप से 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ और 1858 तक चला। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन को नए ब्रिटिश राज्य के रूप में भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हुआ। लगातार सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद कंपनी को बाद में अपने वित्त के साथ बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे 1 साल पहले अधिनियमित ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट की शर्तों के तहत 1874 में भंग कर दिया गया था, क्योंकि तब तक भारत सरकार अधिनियम ने इसे अवशेष शक्तिहीन और अप्रचलित बना दिया था। ब्रिटिश राज की आधिकारिक सरकारी मशीनरी ने अपने सरकारी कार्यों को ग्रहण कर लिया और अपनी सेनाओं को समाहित कर लिया था। 1577 में फ्रांसिस ड्रेक सोने और चांदी की तलाश में दक्षिण अफ्रीका में स्पेनिश बस्तियों को लूटने के लिए इंग्लैंड के एक अभियान पर निकले। गोल्डन हिंद में नौकायन करते हुए उन्होंने इसे हासिल किया और फिर 1579 में प्रशांत महासागर को पार किया, जो उस समय केवल स्पेनिश और पुर्तगाली ही जानते थे। ड्रेक अंततः ईस्ट इंडीज में पहुंचे और मोलुकास, जिसे स्पाइस द्वीप समूह भी कहा जाता है, सुल्तान बाबूलाह से मिलने लिनन, सोना और चांदी के बदले में लौंग और जायफल सहित विदेशी मसालों की एक बड़ी खेप प्राप्त की। अंग्रेजों को शुरू में उनके विशाल मूल्य का एहसास नहीं हुआ। ड्रेक 1580 में इंग्लैंड लौट आए और नायक बन गए। उनकी जल यात्रा से इंग्लैंड के खजाने में भारी मात्रा में धन जुटाया गया और निवेशकों को लगभग 5000% का रिटर्न प्राप्त। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के अंत में पूर्वी डिजाइन में एक महत्वपूर्ण तत्व की शुरुआत हुई। 1588 में स्पेनिश अर्मडा की हार के तुरंत बाद पकड़े गए स्पेनिश और पुर्तगाली जहाज़ों और कार्गो ने अंग्रेजी यात्रियों को धन की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करने में सक्षम बनाया। लंदन के व्यापारियों ने हिंद महासागर में जाने की अनुमति के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य सुदूर पूर्वी व्यापार पर स्पेनिश और पुर्तगाली का अधिकार को निर्णायक झटका देना था। एलिजाबेथ ने उन्हें अनुमति दे दी कि 1551 में जेम्स लेकेस्टर में 2 अन्य जहाज़ों के साथ लेवेंट कंपनी द्वारा वित्तपोषित इंग्लैंड से केप ऑफ गुड होप के आसपास अरब सागर की ओर रवाना हुए, जो भारत तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी अभियान बन गया था। रास्ता केप कोमरिन के आसपास से मलय प्रायद्वीप तक नौकायन करने के बाद उन्होंने 1594 में इंग्लैंड लौटने से पहले वहां स्पेनिश और पुर्तगाली जहाज़ों का शिकार किया। अंग्रेजी व्यापार को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार 13 अगस्त 1592 को फ्लोवर्स की लड़ाई में सर वाल्टर रेले और ऑल ऑफ कम्बरलैंड द्वारा एक बड़े पुर्तगाली कैरे के मादरे डेस की जब्ती की। जब उसे डॉर्ट माउथ में लाया गया तो वो इंग्लैंड में अब तक का देखा गया सबसे बड़ा जहाज़ था और वो गहने, मोती, सोने, चांदी के सिक्के, एम्बरग्रीस कपड़ा, टपरेसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, बेंजामिन, एक अत्यधिक सुगंधित बाल्समिक से भरे बक्से ले गया था।
इत्र और दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रॉल, लाल रंग, कोचिनियल और आबूनस जहाज का रटर भी उतना ही मूल्यवान था, जिसमें चीन, भारत और जापान व्यापार मार्गों पर महत्वपूर्ण जानकारी थी। 1596 में 3 और अंग्रेजी जहाज पूर्व की ओर रवाना हुए, लेकिन सभी समुद्र में खो गए। हालांकि 1 साल बाद रॉल्फ फिच का आगमन हुआ, जो एक साहसी व्यापारी था जिसने अपने साथियों के साथ मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की 9 साल की उल्लेखनीय यात्रा की। फिच से भारतीय मामलों पर सलाह ली गई और उन्होंने लोकेस्टर को और भी अधिक मूल्यवान जानकारी दी। इसकी अगर हम लोग इतिहास की बात करें, 1599 में प्रमुख व्यापारी और खोजकर्ताओं का एक समूह एक शाही चार्टर के साथ संभावित ईस्ट उद्यम पर चर्चा करने के लिए मिला। फिच और लोकेस्टर के अलावा समूह में लंदन के तत्कालीन लॉर्ड मेयर स्टीफन सोमे शामिल थे। थॉमस स्पिथे लंदन के एक शक्तिशाली राजनेता और प्रशासक जिन्होंने लेवंस कंपनी की स्थापना की थी। रिचर्ड होगल्यूट लेखक और अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के पक्षधर और कई अन्य समुद्री यात्री जिन्होंने ड्रेक और रेले के साथ सेवा की। 22 सितंबर को समूह ने अपना इरादा बताया, ईस्ट इंडिया जिसकी समृद्धि के लिए प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। परियोजना के समर्थन के लिए रानी के पास आवेदन का संकल्प लिया, हालांकि उनका पहला प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं रहा। फिर भी उन्होंने जारी रखने के लिए रानी की अनौपचारिक स्वीकृति मांगी। उन्होंने उद्यम के लिए जहाज खरीदे। 1 साल बाद 31 दिसंबर 1600 को फिर से बुलाए गए और फिर वे सफल हुए। महारानी ने जॉर्ज ऑल ऑफ कम्बरलैंड और 218 अन्य लोगों, जिसमें जेम्स लेकेस्टर, सर जॉन हॉट, सर जॉन स्पेयर रह गए थे। साहसी की याचिका पर अनुकूल प्रतिक्रिया थी। रईस विलियम केवेंडिश और अन्य एल्डरमैन और नागरिक, उन्होंने ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले लंदन के गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स नाम के उन्होंने निगम को अपना चार्टर प्रदान किया। 15 वर्षों की अवधि के लिए चार्टर ने कंपनी को केप ऑफ गुड होप के पूर्व और मैगलन जलमरुद मध्य के पश्चिम के सभी देशों के साथ अंग्रेजी व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी से लाइसेंस के बिना वहां मौजूद किसी भी व्यापारी को अपने जहाज़ों और माल को जब्त करने से आधा क्राउन और आधा कंपनी को दिया जाएगा। के साथ शाही खुशी के लिए कारावास की सजा भी दी जा सकती है। चार्टर में थॉमस स्मिथ को प्रथम गवर्नर शामिल किया। कंपनी के 24 निदेशक, जिन्होंने निदेशक मंडल का गठन किया, बदले में उन्होंने मालिकों को एक न्यायालय से सूचना दी जिसने उन्हें नियुक्त किया। 10 समितियों ने निदेशक न्यायालय को रिपोर्ट दी। परंपरा के अनुसार लीडेन हॉल स्ट्रीट में ईस्ट इंडिया हाउस में जाने से पहले कारोबार शुरू में बिस्गवेट में सेंट बोटल्फ चर्च के सामने नेक्स हेड इन में किया गया। सर जेम्स लोकेस्टर ने 1601 में रेड ड्रैगन पर सवार होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का मान संभाली। अगले वर्ष मलाका जलमरुद मध्य में नौकायन करते समय लोकेस्टर ने 1200 टन के समृद्ध पुर्तगाली कैरिक साउथ होम को काली मिर्च और मसालों के साथ ले लिया। लूट ने पर्याप्त माल ने यात्रियों को 2 कारखाने स्थापित करने में सक्षम, एक जावा के बैंटम में और दूसरा जाने से पहले मोलुकास में। एलिजाबेथ की मृत्यु के बारे में जानने के लिए वो 1603 में इंग्लैंड लौटा, लेकिन यात्रा की सफलता के कारण लोकेस्टर को नए राजा जेम्स प्रथम द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। इस समय तक स्पेन के साथ युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कंपनी ने लाभप्रद रूप से स्पेनिश पुर्तगाली एकाधिकार का उल्लंघन कर लिया। अंग्रेजों के लिए नए क्षितिज खुले। मार्च 1604 में सर हेनरी मिडल्टन ने कंपनी की दूसरी यात्रा की कमान संभाली। दूसरी यात्रा के दौरान कैप्टन जनरल विलियम किलिंग ने कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर और कैप्टन डेविड मिडल्टन के नेतृत्व में कॉशेंट के साथ 1607 से 1610 तक रेड ड्रैगन पर तीसरी यात्रा का नेतृत्व। 1608 की शुरुआत में अलेक्जेंडर सोफे को कंपनी के एसेशंस का कप्तान और चौथी यात्रा का जनरल तथा कमांडर बनाया गया। इसके बाद 2 जहाज एसेशन और यूनियन 14 मार्च 1608 को उल्विच से रवाना हुए। यह अभियान खो गया था। प्रारंभ में कंपनी को अच्छी तरह से स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा के कारण मसाला व्यापार के संघर्ष में करना पड़ा। अंग्रेजी कंपनी ने अपनी पहली यात्रा में जावा के बैटम में कारखाना खोला और 20 वर्षों तक जावा से काली मिर्च तथा आयात कंपनी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। बैटम फैक्ट्री 1683 में बंद हो गई। अंग्रेज व्यापारी अक्सर हिंद महासागर में अपने डच और पुर्तगाली समकक्षों से लड़ते रहे। कंपनी ने 1612 में सूरत के सवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों पर एक बड़ी जीत हासिल की। ब्रिटेन
और मुगल साम्राज्य दोनों की आधिकारिक मौजूदगी के साथ मुख्य भूमि भारत में पैर जमाने की व्यवहार्यता पर पता लगाने का फैसला किया। अनुरोध किया कि क्राउन एक राजनीतिक मिशन शुरू करे। 1608 में कंपनी ने जहाज गुजरात के सूरत में खड़े हुए और कंपनी का पहला भारतीय कारखाना 1611 में बंगाल की खाड़ी और आंध्र तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया और इसका दूसरा कारखाना 1615 में सूरत में स्थापित किया गया। भारत में उतरने के बाद कंपनी द्वारा बताए गए उच्च मुनाफे से सरकार में जेम्स प्रथम को इंग्लैंड में अन्य व्यापारिक कंपनियों को सहायक लाइसेंस देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया। इस प्रावधान के साथ ही यदि व्यापार लगातार 3 वर्षों तक लाभहीन रहा तो इसे विशेषाधिकार रद्द कर दिए जाएंगे। 1615 में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को मुगल सम्राट नूर उलुद्दीन सलीम जहांगीर एक वाणिज्यिक संधि की व्यवस्था रखने के लिए जो कंपनी और सूरत अन्य क्षेत्रों में निवास करने और बदले में कारखाने स्थापित करने विशेष अधिकार देगी। कंपनी ने सम्राट को यूरोपीय बाजार से सामान और दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध कराने की पेशकश। यह मिशन अत्यधिक सफल रहा और जहांगीर ने सर थॉमस रो के माध्यम से जेम्स को एक पत्र भेजा। कंपनी जिसे शाही संरक्षण से लाभ हुआ वो जल्द ही अपने वाणिज्यिक व्यापारिक कार्यों का विस्तार किया। इसने पुर्तगाली एस्टाडो और इंडिया को ग्रहण कर लिया, लेकिन गोवा, चटगांव और बॉम्बे में आधार स्थापित किए गए थे। पुर्तगाल ने बाद में किंग चार्ल्स द्वितीय से शादी पर ब्रेंगोजा की कैथरीन के दहेज के हिस्से के रूप में बॉम्बे को इंग्लैंड को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के तट पर पुर्तगाली और स्पेनिश जहाज़ों पर डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संयुक्त हमला भी शुरू किया, जिससे चीन ने आईजी बंदरगाहों को सुरक्षित करने में मदद मिली। मुख्य रूप से फारस की खाड़ी के रेजिडेंसी में पुर्तगालियों पर स्वतंत्र रूप से हमला किया। राजनीतिक कारणों से कंपनी ने सूरत और मद्रास में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। 1647 तक कंपनी के पास 23 थे भारत में कारखाने और बस्तियां और 90 कर्मचारी। 1668 में क्राउन ने बम्बई को कंपनी सौंप दिया और कंपनी ने 1690 में कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थापित की। प्रमुख कारखाने बंगाल में फोर्ट विलियम मद्रास और फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे कैंसल के 4 दीवारी वाले किले बन गए। 1634 में मुगल सम्राट शाहजहां ने बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजी व्यापारियों के लिए अपना आतिथ्य बढ़ाया और 1717 में बंगाल में अंग्रेजों के लिए सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया। उस समय कंपनी का मुख्य व्यवसाय कपास, रेशम, इंडिगो, डाई, सोरा और चाय था। डच आक्रामक प्रतिस्पर्धी थे और इसी बीच उन्होंने 1640 से 1641 में पुर्तगालियों को बाहर करके मलक्का जलमरूद मध्य में मसाला व्यापार पर अपने एकाधिकार का विस्तार किया। क्षेत्र में पुर्तगाली और स्पेनिश प्रभाव को कम होने के साथ EIC और OAC ने तीव्र प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप 17वीं और 18वीं शताब्दी के एंग्लो डच युद्ध हुए। 17वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों के भीतर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं वेरिनिगेडे ओस्टिनिस कंपनी 50,000 के साथ दुनिया का सबसे धनी वाणिज्यिक परिचालन था। दुनिया भर में कर्मचारी और 200 का निजी बेड़ा जहाजों इसमें मसाला व्यापार में विशेषज्ञता हासिल की और अपने शेयरधारकों को 40% वार्षिक लाभांश थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान स्पाइस द्वीप समूह के मसालों को लेकर डच और फ्रेंच के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में थी। उस समय कुछ मसाले केवल इन द्वीपों पर ही पाए जाते थे, जैसे जायफल और लौंग, और वे एक यात्रा से 400% तक मुनाफा कमा सकते थे। डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनियों के बीच तनाव इतना अधिक था कि यह कम से कम 4 एंग्लो डच युद्धों में बदल गया। 1635 में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई जब चार्ल्स प्रथम ने सर विलियम कॉर्टिन को एक व्यापार लाइसेंस प्रदान किया, जिससे प्रतिद्वंदी कॉर्टिन एसोसिएशन को किसी भी स्थान पर पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जहां EIC की कोई उपस्थिति नहीं थी। EIC की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अधिनियम में राजा चार्ल्स द्वितीय ने EIC को पास 5 कृत्यों की एक श्रृंखला में स्वयं क्षेत्रीय अधिग्रहण, धन खनन, किले और सैनिकों को आदेश देने और गठबंधन बनाने का अधिकार दिया। युद्ध और शांति और अधिकृत क्षेत्रों पर नागरिक और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया। 1689 में सिद्धू याकूब की कमान के एक बड़े मुगल बेड़े ने बॉम्बे पर हमला किया। 1 साल के प्रतिरोध के बाद 1690 में EIC ने आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी ने औरंगजेब के शिविर में क्षमा की गुहार लगाने के लिए दूत भेजे।
कंपनी के दूतों को सम्राट के सामने झुकना पड़ा, बड़ी क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा और भविष्य में बेहतर व्यवहार का वादा करना पड़ा। सम्राट ने अपनी सेना वापस ले ली और कंपनी के बाद में खुद को बॉम्बे में फिर से स्थापित किया और कलकत्ता का एक नया अधिक स्थापित किया। जापान की बात करें तो 1613 में तोकुगावा सेगुनराज के तोकुगावा हिदेटो ने शासन के दौरान कैप्टन जॉन सरिस की कमान के तहत ब्रिटिश जहाज कोलंबो जापान की ओर जाने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था। सारिस जमा में EIC के व्यापारिक पद का मुख्य कारक था। 1600 में जापान पहुंचे एक ब्रिटिश नाविक विलियम एडर्स की सहायता से वो जापानी द्वीप के उस पर हिरोडा में एक वाणिज्य घर स्थापित करने के शासक ने अनुमति प्राप्त करने में सक्षम था। चीन को निर्यात के लिए जापानी कच्चा रेशम प्राप्त करने में असमर्थ और 1616 के बाद से उनका व्यापारिक क्षेत्र इराडा और नागासाकी तक काम हो गया। कंपनी ने 1623 में अपना कारखाना बंद कर दिया था। आंग्ल मंगल युद्ध की बात करें तो एंग्लो इंडियन युद्धों में से पहला 1686 में हुआ, जब कंपनी ने मुगल बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान के खिलाफ नौसैनिक अभियान चलाया। इसके कारण बम्बई की घेराबंदी हुई और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब का हस्तक्षेप हुआ। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी हार गई और उस पर जुर्माना लगाया गया। 1695 की मुगल काफिला डकैती की घटना सितंबर 1695 में कैप्टन हेनरी एवरी फैंसी पर सवार एक अंग्रेजी समुद्री डाकू बाब ऑल मंडेम जल्डमरू मध्य तक पहुंच गया, जहां उसने मक्का की वार्षिक तीर्थ यात्रा से लौट रहे भारतीय बेड़े पर हमला करने के लिए 5 अन्य समुद्री डाकू कप्तानों के साथ मिलकर काम किया। मुगल काफिलों में खजाने से लदा गज-ए-सवाई शामिल था, जो मुगल बेड़ों में सबसे बड़ा और हिंद महासागर में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज था। इसके अनुरक्षक फतेहपुर मोहम्मद भी शामिल थे। उन्होंने सूरत के रास्ते में जल मरुमध्य से गुजरते हुए देखा। कुछ दिनों बाद समुद्री डाकुओं ने पीछा किया और फतेह मोहम्मद को पकड़ लिया और थोड़े प्रतिरोध का सामना करते हुए चांदी लूट ली। प्रत्येक ने पीछा करना जारी रखा और गंज-ए-सवाई पर कब्जा करने में कामयाब रहे, जिसने अंत में हमला करने से पहले दृढ़ता से विरोध किया। समकालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के सूत्रों के अनुसार गज-ए-सवाई के पास भारी संपत्ति थी और वो ग्रैंड मुगल के एक रिश्तेदार को ले जा रहा था। हालांकि ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह उसकी बेटी और उसके अनुचर थे, जिसमें 5 लाख सोने और चांदी के टुकड़े शामिल थे और इसे समुद्री डाकुओं द्वारा लूटे गए अब तक के सबसे अमीर जहाज के रूप में जाना जाता है। जब यह खबर इंग्लैंड पहुंची तो हंगामा मच गया। औरंगजेब को खुश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी वित्तीय क्षतिपूर्ति देने का वादा किया, जबकि संसद ने समुद्री लुटेरों पर मानवता का दुश्मन घोषित कर दिया। 1696 में मध्य में सरकार ने प्रत्येक के सिर पर 500 पाउंड का इनाम जारी किया। उसे ठिकाने पर खुलासा करने वाले किसी भी मुखबिर को मुफ्त माफी की पेशकश की। दर्ज इतिहास में पहली विश्वव्यापी तलाशी चल रही थी। औरंगजेब के खजाने के जहाज की लूट के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गंभीर परिणाम थे। क्रोधित मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिदी याकूब और नवाब दाऊद खान को भारत में कंपनी के 4 कारखानों पर हमला करने और बंद करने और उनके अधिकारों को कैद करने का आदेश दिया, जिन्हें गुस्सा मुगलों की भीड़ ने लगभग मार डाला था। उन्हें अपने देशवासियों के लूटपाट के लिए दोषी ठहराया था और जल में डाल देने की धमकी दी। भारत में सभी अंग्रेजी व्यापार का अंत सम्राट औरंगजेब और विशेष रूप से उनके भव्य वजीर असीद खान को खुश करने के लिए सांसद ने प्रत्येक को अनुग्रह, क्षमा और माफी के सभी अधिनियमों से छूट दे दी। बाद में अन्य समुद्री डाकुओं भी इसमें जारी हुए थे। इसी के साथ देखते हैं अफीम युद्ध के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 के दशक में चीनी व्यापारियों को चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय जैसे सामानों के बदले अफीम बेचना शुरू किया, जिसके कारण 1820 में पूरे चीन में ओपियोइड की लत का प्रकोप शुरू हो गया। सत्तारूढ़ किंग राजवंश ने 1796 और 1800 में अफीम व्यापार को गैरकानूनी घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश व्यापारियों ने अवैध रूप से व्यापार जारी रखा। किंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम बेचने से रोकने के लिए कदम उठाया और देश में पहले से मौजूद अफीम को हजारों पेटियां नष्ट कर दी। घटनाओं की इस श्रृंखला के कारण 1839 में पहला अफीम युद्ध हुआ, जिसमें कई महीनों तक दौरान चीनी तट पर ब्रिटिश सैनिकों और सिलसिलेवार हमले शामिल थे। 1842 में नानजिंग की संधि के हिस्से के रूप में किंग को ब्रिटिश व्यापारियों को विशेष उपचार और अफीम बेचने का अधिकार देने के लिए मजबूर किया गया था। चीनियों ने ब्रिटिश को अपना क्षेत्र भी सौंप दिया, जिसमें हांगकांग द्वीप भी शामिल था।
ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।